पराशर ऋषि का जो महत्वपूर्ण सूत्र है अगला, भवात भावाम नियम समझ लो इसको, भाव से भाव की स्थिति। अब ये तो हम बोल देते हैं, पर इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंटेशन है वो हम सभी ने सीखना है। ये तो आप पुस्तकों से भी पढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा, पर आज की क्लास में जैसा हम हमेशा करते हैं, ज्योतिष को प्रैक्टिकल लाइफ में या जब आप जन्म पत्री देख रहे होते हैं तो उस समय आपको कैसे अप्लाई करना है इस सूत्र पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया भाव से भाव की स्थिति, पहले तो हम इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे दूसरे भाव, दूसरा भाव है, हम इसको लेके देखते हैं कि धन भाव, दूसरा भाव धन भाव। जिन लोगों ने म्यूट कर रखा है वो गर्दन हिलाते रहा करो, है ना, जब मैं बोलूं हाँ ठीक है कि गलत है तो मुझे लगेगा सब सुन रहे हैं कि ठीक है ना। जैसे क्या पता मैं गलत बोल जाऊं ना, पता नहीं है, मैं कभी कभी लोगों को जगाने के लिए गलत बोल जाता हूँ। तब सारे कहेंगे नहीं 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 नहीं, धन भाव होता है जी दूसरे भाव से है। तो दूसरा भाव धन भाव, पर धन का मैनिफेस्टेशन कहां से होगा, यानी कि भाव तो है, उसमें चीजें पड़ी हुई है, पर वो चीजें हमें कहां पर मिलेंगी, इसका मतलब ये होता है। फिर से बता रहा हूं, एक भाव में कई चीजें होती हैं। जैसे मान लो पंचम भाव, पंचम भाव में संतान भी होती है, मंत्र भी होता है, लव अफेयर भी वहीं से देखा जाता है, प्रेम संबंध देखे जाते हैं, क्रिएटिविटी देखी जाती है। पर ये भवत भवाम का सूत्र कैसे लगेगा, पंचम भाव है तो पंचम से पंचम, पंचम से पंचम, तो वहां से गिनो, पंचम भाव से 5 नंबर कहां पर है, तो कौन सा भाव आएगा, नवम, नवम आएगा। वेरी नाइस। इसका मतलब पंचम भाव में जो जो चीजें हैं उन चीजों का रिजल्ट हमें नवम में प्राप्त होगा। फिर से, पंचम भाव का मैनिफेस्टेशन नवम भाव में होगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब वो घटना जो घटेगी वो किसके माध्यम से, किस प्लेस पर, किस जगह पर, किस स्थान पर जाकर के वो चीज की पूर्ति होगी। या आप ऐसे समझ लो डिलीवरी, डिलीवरी कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, किस जगह पे मिलेगी, वो सब ये भवत भवाम सूत्र आपको समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दूध अपने घर पर मंगवाते हैं तो आपके पास दो तरीके, एक तो खुद जाएं और दूध वाले जगह से दूध लेकर के आए, दूसरा माध्यम यह है कि दूध वाले को ही अपने घर पे बुलाओ, ये दूध वाला आएगा और रोज डेली आपके घर पर दूध दे करके जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया, आप कुछ भी मंगवा लेते हो, चीजें बदल गई। कहने का मतलब दोनों ही चीज में एक चीज कॉमन है, दोनों ही चीज में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है, सोर्स बहुत ज्यादा कॉमन है कि यहाँ पे दूध उस जगह पर मिलना चाहिए। कॉमन क्या है, दूध उस जगह पर मिलना चाहिए। दूध कहीं पर किसी स्थान पर है तभी तो लेने भी जाओगे तो भी आपको वहीं उसी जगह जाना पड़ेगा, या वो आपके पास लेकर के आ रहा है, पर सोर्स तो फिक्स्ड है ना। दूध का जो केंद्र है वो तो फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाने वाला। दूध का केंद्र या तो आपको जाना पड़ेगा या दूध वाले को आपके पास लाना पड़ेगा। ऐसे पंचम भाव तो फिक्स्ड है। हम जितने भी लोग इस क्लास में हैं या इस दुनिया के सारे लोग, सभी का पंचम भाव एक ही बात बताता है,
वो है संतान। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, गुरु के लिए उसके शिष्य भी हो जाते हैं। अगर कोई बाल ब्रह्मचारी है, कोई गुरु बन जाता है तो उसके शिष्य या उसके फॉलोअर्स, ये सब पंचम भाव से आते हैं। अब इसकी डिलीवरी कहाँ होगी, यानी उसको प्राप्तियां जो होंगी, पंचम के रिजल्ट कहां पर मिलेंगे, तो पंचम के रिजल्ट नवम पर मिलेंगे। चीज क्लियर हो रही है? पंचम के रिजल्ट नवम पर मिलेंगे। आर्यांश अभी 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा। अब इसी तरीके से अब हम एग्जाम्पल, पंचम जल्दी समझ में आ जाएगा, पंचम का पंचम, इसलिए मैंने पहले वो ले लिया। अब फिर वापस दूसरे भाव पे चलते हैं। अब दूसरे का रिजल्ट देखना है कहां मिलेगा, तो पहले तो भवात भावान न्याय सूत्र के अनुसार क्या होगा, 2 गिनो, तो कौन सा भाव आएगा, तीसरा 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 दूसरा भाव और तीसरा आ गया। यस, धन कहां मिलेगा, कहां किस जगह मिलेगा, पराक्रम दिखाने से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा है। चलिए नंबर 3, हम तीसरे हाउस पे आते हैं। अब तीसरे भाव में ये सूत्र कहां लगेगा, 3 नंबर आगे गिनो, सभी लोग 3 नंबर आगे गिनेंगे, तो कौन से भाव पे जाएगा, तीसरे भाव का मैनिफेस्टेशन कहां से होता है, 5th भाव पर होता है। अब यहीं से सूत्र समझाता हूं, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का क्यों है, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का इसीलिए, तीसरा वह जगह होती है जहां पर लड़का लड़की मिलते हैं। तीसरे भाव से वो जगह है, तीसरा भाव क्या बताता है आपको, लड़का लड़की जहां पर मिलते हैं। हमारे इंडिया में जब अरेंज मैरिज होती है तो लड़का लड़की को जो दिखाया जाता है और दिखाने के बाद जब दोनों तरफ से एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट मीन्स वर्बली, कि हाँ भाई वो कहता है लड़का पसंद है, वो कहते हैं जी लड़की पसंद है, तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, तिलक कर देते हैं लड़के को, चलो भाई तिलक दे दो, मिठाई का डब्बा दे दो, थोड़े पैसे दे दो। अब लड़का हमारी तरफ से फिक्स हो गया। लड़की वाले ऐसे करते हैं कि लड़का अब हमारी तरफ से फिक्स्ड है, और लड़के वाले भी आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसा मिठाई लड़की को दे देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है मैरिज का, ये फर्स्ट स्टेप है मैरिज का। हमारे इंडिया में यही होता है, वो जिसे रोका बोल देते हैं, पंजाब में उसे रोका बोल देते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, परीक्षा है, परीक्षा परीक्षा परीक्षा, एंगेजमेंट परीक्षा बोलते हैं, अपना लिया सर, इलाहाबाद में परीक्षा बोलते हैं। हाँ परीक्षा बोलते हैं हम लोग, परीक्षा या परीक्षा, वर की इच्छा, वर की इच्छा, परीक्षा। अच्छा वर इच्छा, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कहीं परीक्षा एग्जाम नहीं, आजकल इंटरव्यू होते हैं ना, नहीं लड़की इंटरव्यू लेती है आजकल लड़के का, तो आपका बैंक बैलेंस कितना है, क्या सैलरी पैकेज है आपका, तो आर्यांश को समझा रहा हूं ताकि ये पहले से तैयार रहे। तो कहने का मतलब ये है, वो तीसरे भाव से देखा जाता है, जो सगाई एंगेजमेंट जो देखी जाती है वो तीसरे भाव से देखी जाती है। पर एंगेजमेंट के बाद क्या होगा, जब लड़के और लड़की ने, एंगेजमेंट भी भूल जाते हैं, लड़का लड़की ने कहा कि यस, दोनों की तरफ से यस हुई। लव मैरिज में यस होती है, अरेंज मैरिज में समाज या सोसाइटी शामिल हो जाती है, वह फर्क कितना है। कहने का मतलब ये है, अब तीसरे भाव में लड़का लड़की ने यस किया, अब उनका आगे क्या चलेगा, अब उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अरेंज मैरिज में आजकल फोन्स पे शुरू हो जाता है, पहले जो है किसी के माध्यम से टेलीफोन पे, लैंडलाइन पे शुरू होता था, बुलाया किसी और को जाता था, आता कोई और था, फिर इशारे चलते थे, या कभी कभी कहीं मिलने की बात होती थी। ये अरेंज मैरिज का सिस्टम है हमारे भारतीय समाज का। अच्छा लव मैरिज में तो फिर वो दोनों खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं, जो भी कुछ कर रहे होते हैं। तो पंचम भाव
थर्ड का मैनिफेस्टेशन हुआ, मतलब थर्ड की चीजें मैनिफेस्ट कहाँ हो रही है? पंचम में। अब थर्ड कहेंगे पराक्रम भाव भी है। भाई पराक्रम भी तो है, पर पराक्रम का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें क्रिएटिविटी नहीं आएगी। और फिफ्थ हाउस इज योर क्रिएटिविटी। एक इंजीनियर की क्रिएटिविटी ये है कि वो मशीन को हाथ लगा के ठीक करता है, हाथ लगा के गाइड करके किस चीज के ऊपर कितनी बार उसको चोट मारनी है, ये बड़े अच्छी तरीके से जानता है और उसी बात के पैसे लेता है। जबकि मजदूर सारा दिन खड़ा रहता है, सारा दिन मेहनत करता रहता है उस मशीन के साथ, पर मजदूर को पैसा नहीं मिलता। यानी थर्ड हाउस को चीजों को मैनिफेस्ट होना है तो पंचम भाव में आना पड़ेगा। चौथे भाव पे चलते हैं। चौथा भाव है मानसिक शांति का, सभी जानते हैं, मन का, मानसिक शांति का, कंफर्ट्स का कह लो आप, लग्जरी का कह लो आप, किसी भी चीज का कह लो, सुख का कह लेते। चलो सुख शब्द से हम शुरुआत करते हैं कि सुख, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। अब आप बताइए कहाँ गिनना पड़ेगा हमें? नंबर 4 गिनना पड़ेगा। 4 से 4 गिनो आगे। 7th हाउस। 7th। यस, अब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अब इस रूल को बिल्कुल सही। अब देखो समझने वाली बात है, spouse। चौथे भाव कहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है? सप्तम में। चौथा भाव कहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है? सप्तम में। अर्थात चौथे के रिजल्ट हमें सप्तम बताएगा कि तुम्हें चौथे के रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यानी कि चौथे का मैनिफेस्ट का स्थान सप्तम है। यानी कि आपको शांति उतनी ही मिलेगी जितना आपका जीवन साथी चाहेगा। अगर वो नहीं चाहता कि आपको शांति प्राप्त हो तो भूल जाओ, भूल जाओ आप चौथे भाव को। बहुत बार आपके सामने ऐसी कुंडलियां आएंगी और बहुत एस्ट्रोलॉजर इस गलती को खा जाते हैं क्योंकि वो ये सूत्र नहीं लगाते। वो ये तो देखते हैं कि चौथे भाव में कौन बैठा है, और वो ये नहीं देखते सप्तम भाव में कौन बैठा है। उस सप्तम भाव में बैठे ग्रह को मैरिज से रिलेट करते हैं। अब जो स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर होता है वो यही करता है, सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो चौथा अपने आप गड़बड़ हो गया, सुख में कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी। वो अपने घर में, जब अपना घर है, अब जीवन साथी घर में ही रहेंगे ना, चौथा भाव खुद का हाउस है, उस जगह जहां पर पति पत्नी रहते हैं तो वो भी तो घर ही तो है। सप्तम तो जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट था ना, शादी की थी लोगों ने, डिसाइड हो गया था कि साहब हमने विवाह करना है और विवाह हो गया। हो गया मीन्स 7th हाउस। डिसीजन तो 3rd हाउस में हुआ, अफेयर पंचम ने किया, फाइनल सप्तम ने कर दिया, वो क्रिया हो चुकी, वो सप्तम। अब हम बात को समझे, बात को, अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो ऑटोमेटिक 4th हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि मन अशांत रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेंगे, मन में अशांति फैलती चली जाएगी, लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। चीज क्लियर हुई? सप्तम भाव में सपोज करो राहु जी महाराज बैठ गए, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, केतु बैठ गया, कोई भी पाप ग्रह बैठेगा, जितना पाप ग्रह बैठेगा, जितना ज्यादा उसमें पापत्व होगा, उतना ज्यादा चौथे भाव के में डिस्टरबेंस हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक है। ये 4th हाउस, यू फील डिस्टर्ब, फील, फेल्ट, फाउंड। फीलिंग फैक्टर आपका सबसे बड़ा जिंदगी में अहम रोल अदा करता है। आपके पास लाखों करोड़ों का फर्नीचर है,
घर में अपार लग्जरी भरी पड़ी है, पर घर में एंटर करते ही दिमाग खराब हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 है। चौथे का तो सुख मिला नहीं ना। वो सुख किसके लिए है? जो बाहर वालों के लिए, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं यार बड़ा सुखी है, बड़े अच्छे अच्छे सोफे लगा रखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीवी सेट्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे लग्जरियस है तो आपके पास। पर आप रियली आप जानते हो क्या आपको मानसिक शांति है कि नहीं है? ये बात सत्य है कि नहीं सत्य? आप अंदर की चीज को आप ही जान सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचम का हम करा चुके, अब चलते हैं छठे भाव पर। सिक्स्थ हाउस, तो सिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 11वां भाव होगा। हाँ यस, 11वां भाव, बहुत अच्छा। छठे से छठा, छठे भाव को एक मान करके उससे आगे गिनेंगे तो 11 हो जाएगा। अब छठा भाव पनिशमेंट का है। सिक्स्थ हाउस इज फॉर पनिशमेंट, पर वो पनिशमेंट की घटना कहां घटेगी? वो 11वें में घटेगी, ध्यान रखना। तो 11वां ऐसा स्थान है जहां से पनिशमेंट की प्राप्ति होगी, इसलिए वो मैनिफेस्टेशन वाला मामला है। सप्तम से, अब सप्तम भाव को, अब सप्तम से क्या गिनेंगे हम? सप्तम से 7 ही गिनेंगे। तो क्या आएगा? पहला, आपकी मैरिड लाइफ आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपकी मैरिड लाइफ आपका ही रिफ्लेक्शन है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब होता है जैसा आप दिमाग से सोचते हैं, जिस तरह से। फर्स्ट हाउस क्या है? थॉट्स। फर्स्ट हाउस योर ग्रोथ, फर्स्ट हाउस योर करेक्टर, फर्स्ट हाउस योर इनर बिहेवियर, वो सब है ना। तो अगर आपकी और आपके स्पाउस की आपस में अनबन हो रही है तो प्रॉब्लम कहां पर है? इसका मतलब आप ढंग से टैकल सिचुएशन को नहीं कर पाते। अक्सर पति पत्नी अपने आप को सही सिद्ध करने में मैक्सिमम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगर सिर्फ ये कहते हुए गलती हुई, ठीक है, अरे हम आए ही हैं इस संसार में गलतियां करने के लिए भाई। गलतियां होंगी, पाप होंगे। कोई अगर इस संसार में कहे हम गलती नहीं कर सकते, ये ही मिथ्या भ्रम है हमारा कि हम गलती नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि हम तो यार हैं गलतियां करने के लिए, गलतियां होती हैं, और गलती को मान लेना, तुरंत स्वीकार कर देना, लड़ाई की समाप्ति की उद्घोषणा है। तो सप्तम भाव कितना अच्छा चलेगा वो फर्स्ट हाउस डिसाइड करेगा। इसका सिंपल लॉजिक ये है, सामान्य भाषा में सप्तम भाव कितना अच्छा काम करेगा ये फर्स्ट हाउस डिसाइड करेगा। फर्स्ट का मतलब मैं का मतलब ईगो, यही तो है। मैं का मतलब ईगो, भाई मैं हूं जो कुछ हूं, तुम कुछ भी नहीं हो, दैट्स मीन ईगो। फर्स्ट हाउस अक्सर चीजों की गड़बड़ी भी कर देता है। फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, हम बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, पर ग्रोथ के लिए अच्छा है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा है, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। बट मैरिड लाइफ के लिए उसको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर खोपड़ी घूम गई आपकी, इसलिए तलाक के पीछे सबसे जो प्रमुख हाउस है वो फर्स्ट हाउस है।
देखा, कमाल का सूत्र समझा दिया। अगर कोई पति पत्नी झगड़ा करके आ जाएं और आपको कहें कि बताओ जी हमारा तलाक कौन सी दशा में होगा, ध्यान रखें पहले भाव की दशा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर जाती है। और हमने तो यही सीखा है कि पहला भाव की दशा बहुत अच्छी होती है, नो डाउट अच्छी होती है, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं आज भी वही कह रहा हूं। पर व्यक्ति अगर सेपरेटिव इशू है दोनों के बीच में, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट हाउस, उसमें ईगो भी देती है ना, कि मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। क्यों संभाल लेगा? क्योंकि उसे अभी सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, उसको तरक्की मिल रही है, उन्नति मिल रही है। तो इंसान को लगता है अब तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो कहता है पैक योर बैग्स एंड गेट आउट। तो पहला भाव कई बार नेगेटिव रोल भी अदा कर जाता है। अगर पहला भाव पाप प्रभाव में है तो वो सेपरेशन के पीछे एक प्रमुख वजह भी बन जाता है। तो उसकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए, प्रैक्टिकल रेमेडी भी और भैया ग्रहों की भी। चलिए अब अष्टम पे चलते हैं। नमस्ते सर, मैं नमस्ते। पूछा था कि अगर कोई भी ग्रह अगर समझो सप्तम का अच्छा 4 to 4 आपने सप्तम का एग्जांपल दिया भावाधाम से, अगर सप्तम में नीच का हो फिर भी प्रॉब्लम आएगी सुख शांति में, या सिर्फ सप्तम भाव में ग्रह है उसके लिए ही होगा? सप्तम में जो ग्रह बैठेगा, अच्छा, सिर्फ ग्रह बैठेंगे जो और ग्रह कोई बैठेगा सिर्फ वो, सप्तमेश अगर नहीं? अगर सप्तमेश, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है देन डिसाइड कि सप्तमेश की क्या सिचुएशन है। ओके, सर अगर सप्तमेश नीच राशि में चला गया और सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है और हाँ। सप्तमेश नीच का हो गया तो भी चौथा भाव डिस्टर्ब हो जाएगा। और सर एक पूछना था, ये दशा में ही होगा, सप्तमेश की दशा में ही इसका फल मिलेगा समझो, या वो नॉर्मल मैं मिलेगा? बताता हूँ। सर हाँ सर अगर किसी स्थान का कारक उसके भावात भाव नियम के हिसाब से बैठा हो, जैसे पांचवें का कारक। वो बाद में कारक की बात है। चलिए, नहीं तो ये पूरा ही नहीं होगा। दशाएं में, दशा क्या मतलब है? दशा का मतलब है दो तरह से चीजें समझो, मैं बहुत सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल नहीं बताऊंगा। एक तो बाय बर्थ प्लेनेट का इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग आपके ऊपर रहता ही रहता है, 30% इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा, उस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता। दशाएं जिन भी ग्रहों की चल रही होती है वो 70% इम्पैक्ट उन स्पेसिफिक ग्रहों का बढ़ा देती है जिनकी दशाएं चल रही होती है। यानी कि मान लो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अब ये तीन ग्रह आ गए, महादशा का एक ग्रह, अंतरदशा का एक ग्रह और प्रत्यंतर दशा, ये सुपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम एक्शन मोड में आ जाते हैं, ये अपना रिजल्ट देने लग जाते हैं फटाफट फटाफट। और 30% इम्पैक्ट तो आपके बाई बर्थ चार्ट का मिलता ही मिलता है। अब 30% कई बार कुछ लोगों को महसूस होता है, कई बार नहीं भी महसूस होता। अब ये सब लोगों के ऊपर अलग अलग है, किनको महसूस होगा? जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो ओवर थिंकर होते हैं, उनको तो 30% भी तंग करेगा, मतलब उनके बाय बर्थ प्लेनेट भी उनको तंग करेंगे और दशाओं में तो जबरदस्त तरीके से तंग करेंगे अगर कोई गड़बड़ है तो। अगर अच्छा है तो भी वो बड़ा अच्छा फील करेगा, नो डाउट। सेंसिटिव है वो अच्छे को भी बड़ा अच्छा फील करते हैं। फिर सेंसिटिव लोगों की ये खूबी है, वो फिर थोड़ा सा मिल जाने पर भी बड़े खुश हो जाते हैं। जो हार्ड हार्टेड लोग होते हैं उनको कितना मर्जी दे लो, उनको आपको रेस्पॉन्स नहीं देंगे, आप चाहे उनके सामने शीर्षासन कर दो। कई लोग होते हैं नेगेटिव थिंकर्स। नेगेटिव थिंकर्स क्या होते हैं? उन्होंने आप में कमी निकालनी ही निकालनी है। अब आप कुछ भी कर लो उनके लिए, उन्होंने नेगेटिविटी आपकी ढूंढनी है, वो बने ही नेगेटिव ढूंढने के लिए। तो ऐसे लोगों का आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो नेगेटिव क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है? अवश्य ही लगन भाव में फर्स्ट हाउस में कोई पाप ग्रह है।
लग्नेश कहीं ना कहीं कमजोर स्थितियों में है, तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस शुरू हो जाता है। चलो वो दूसरा विषय हो जाएगा, अभी हम भवत भवाम पे ही स्टिक रहते हैं। अष्टम भाव की यात्रा करते हैं। अष्टम से फिर 8 गिनेंगे, कौन सा हाउस आएगा? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है, थर्ड हाउस। बहुत बढ़िया। अष्टम के रिजल्ट थर्ड हाउस में आ रहे हैं। मैनिफेस्ट कहां से हो रहा है? थर्ड से मैनिफेस्ट। आपने ऐसे समझना है, अष्टम भाव मृत्यु है, पर ये मृत्यु किस जगह पर प्राप्त होगी वो थर्ड डिसाइड करेगा। इसलिए अक्सर लोगों की मृत्यु थर्ड हाउस में गड़बड़ा जाती है, मतलब मौत हो सकती है थर्ड हाउस में। इसलिए थर्ड हाउस को हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता। अष्टम से अष्टम थर्ड। अब इसमें कहेंगे जी अभी तो आप कहते लड़का लड़की मिलने की जगह, अब आप कह रहे हो तो मौत की मिलने की जगह हो गई है। ये क्या चक्कर होगा? तो कंफ्यूजन पैदा हो गया। कंफ्यूजन नहीं पैदा करना। देश, काल और स्थिति, 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। सामने वाले की उम्र, सामने वाले की कल्चर, और ये सब चीजों पे ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार लड़का लड़की का आपस में मिलना भी एक्सीडेंट कहलाता है, और बंदा कहता है यार वो बहुत बेकार जगह थी जहां पर हम मिले थे, और जहां पर वो दिन बहुत अशुभ था जब हमने यस कहा था एक दूसरे को, तो वो भी हो जाता है। और मैक्सिमम केस में लोग अक्सर थर्ड हाउस को कोसते रहते हैं। चलिए, ये अष्टम से अष्टम है। वैसे अगर आपको मैं आगे चल के आरूढ़ लगन की टेक्निक कराऊंगा, डेफिनेटली आपको आरूढ़ लगन नहीं कराया होगा मैंने, आगे चल के हम आरूढ़ लगन पे डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को डेथ की दशा निकालनी हो तो आरूढ़ लगन जो आपका बनेगा, उसका जो तीसरा भाव है, आरूढ़ लगन का जो तीसरा भाव है, वो एग्जैक्ट आरूढ़ लगन के तीसरे भाव की दशा आपको आपकी डेथ की दशा बता सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब आरूढ़ लगन कराएंगे तो बता दें। और इवन किस जगह पर होगी आपकी, पार्क में होगी, अपने घर में होगी, हॉस्पिटल में होगी, विदेश में डेथ होगी जा करके, हैं, या रास्ते में होगी, एक्सीडेंटल होगी, जितने भी, कहने का मतलब वो सब आपको वहां से मालूम लग जाएगा। चलिए, आज आरूढ़ लगन की अभी बात नहीं करते, अब नवम भाव पे आते हैं। पर हाँ, आरूढ़ लगन अब हमने नेक्स्ट करना है, तो उसके लिए तैयार रहिए। नवम भाव, नवम भाव का मैनिफेस्टेशन कहां पर होगा? पंचम में। वेरी नाइस। 9th हाउस आपका स्पिरिचुअल हाउस है, आपका हायर नॉलेज का हाउस है। अब आपने नॉलेज तो बहुत गेन कर ली, और बड़े अच्छे लेवल की नॉलेज। ऑलवेज रिमेंबर, नवम भाव वेदांग है, और जो आप ज्योतिष पढ़ रहे हो ना, ज्योतिष सीख रहे हो, ये भी वेदांग है। हायर नॉलेज और वेदांग की नॉलेज इंसान को ईगोइस्ट बना देती है। समझना बात को। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेदांग की नॉलेज, हायर डिग्री आपको ईगोइस्ट बना देती है। अब इसका मैनिफेस्टेशन कहां होना है? पंचम में। उसका असर कहां पड़ेगा? पंचम भाव पर। पंचम भाव क्या है? पब्लिक डीलिंग। अब पब्लिक डीलिंग क्या होगी? बिगड़ जाएगी। आप ऐसे करके चलोगे, इससे बात ही नहीं करनी। अरे तो डिप्लोमा होल्डर है, मैं तो पीएचडी होल्डर हूं, है ना। हम हे दृष्टि से देखते हैं उनको जो हमसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अरे तो ड्राइवर है, इसको क्या समझा, इससे क्या बात करें, तो बेवकूफ आदमी है ना। अरे ये तो बता रहा है वो माली है, माली, इसको क्या समझ है, ये अगर इसको अकल होती तो माली रहता क्या। ये सब चीजें
ये उन लोगों के साथ ऑटोमेटिक हो जाती है जिन्हें पता भी नहीं चलता खुद को उन्हें कब कहाँ घटना घट गई हमारे साथ, कहाँ दुर्घटना घट गई। और ये दुर्घटनाएं आपके साथ भी घटेंगी क्योंकि आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा ईगोइस्ट विद्या। हाँ प्रताप जी, प्रताप जी से पूछ लेना, ईगो बढ़ती है इस समय। प्रताप जी तो टीचर हो गए हैं, तो ईगो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती प्रताप जी? क्षमा क्षमा हैं? क्षमा। नहीं नहीं जमा नहीं, मैं तो अपने विचार रखे कि ईगो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। ऐसे मैं तो चरणों में देखता। अरे अरे चलो कोई नहीं, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, ये प्रताप जी के लिए नहीं था। प्रताप जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अपनी इस ईगो को कोई व्यक्ति संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, देखो होगी सब में, ये डेफिनेटली है, ये वेदांत की साइड इफेक्ट है, ये वेदांत का साइड इफेक्ट है, होगा सबको, पर संभालेगा वही जिसका पंचम ठीक है। समझिए बात को, मैं आपको लॉजिकल ज्योतिष बता रहा हूं, बड़ा प्रैक्टिकल ज्योतिष बता रहा हूं। संभालेगा कौन? अब प्रॉब्लम ये नहीं अब हम कहें यार ईगो नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मेहनत की है भाई उसने। अब किसी ने पीएचडी डिग्री की है तो मेहनत की है ना, दिन रात उसने किताबों में दिमाग मारा है, गुरुओं के पैर पकड़े, गुरुओं के पैर दबाए हैं उसने, कितना झुका होगा तो ये नॉलेज मिली है, ऐसे ही थोड़ी मिली है। वो अखबार के पेपर बेच के थोड़ी ना नॉलेज गेन हुई है भाई, ये बड़ी मेहनत से मिलती है, कोई हर एक को नहीं मिलती, बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ मिलती है। तो ईगो तो आएगी, हर एक की अपनी अपनी लेवल है ईगो का। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि ईगो नहीं है। किसी में मेहनत करने की ईगो है, किसी के अंदर जो है एजुकेशन की ईगो है, किसी में अच्छा इंसान होने की ईगो है। यार देखो मैं ना बीड़ी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, ये पड़ोसी के जो वर्मा जी हैं बड़े बदमाश हैं, रात को दारू पी के आते हैं, ये हमारे साइड वाले सरदार जी तो डांस पी के डांस भी मतलब दारू पी के डांस भी करते हैं। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हम तो शादी में भी नहीं नाचे, हम तो इतने शरीफ लोग हैं। तो शरीफ होने की भी एक ईगो होती है, शराफत की भी एक ईगो होती है, एक अलग अहंकार होता है। और अपने अहंकार को लोग बड़े प्यार से संभाल के रखते हैं, उनको पोसते रहते हैं ना, उनको पालते रहते हैं। जैसे हम पेड़ को पानी दे दे के बढ़ाते रहते हैं ना, तो ईगो को हम बड़े प्यार से पालते हैं, पोसते हैं और उसे बढ़ाते हैं। अब कौन कितनी बढ़ाएगा ये भी तो डिपेंड करता है, कौन कितनी बढ़ाएगा। हु विल डिसाइड इट? फिफ्थ डिसाइड इट, पंचम डिसाइड करेगा। हाँ रेंज मौका दूंगा, आप ये लिख लो, लिख लो जो भी क्वेश्चन है आपका, लिख लो, मैं दूंगा मौका। तो फिफ्थ विल डिसाइड इट, पंचम भाव डिसाइड करेगा। नवम ने तो आपको एजुकेशन दे दी, नवम ने तो आपको वेदांत नॉलेज दे दी, परंतु अगर पंचम गड़बड़ा गया तो नवम से आने वाले रिजल्ट को, अच्छे रिजल्ट को या बुरे रिजल्ट को, वो पचा नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। समझे बात को? देखो नवम भाव किसी का बहुत अच्छा है मान लो, तो उसको नॉलेज मिल गया, हायर यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, अच्छे गुरुओं से पढ़ गया, उसको अच्छे टीचर मिल गए, नवम भाव का अच्छा होना, स्पिरिचुअल भी हो गया, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो गई, सारी चीज हो गई, वो नवम ने अपना काम कर दिया। पर उसके रिजल्ट कहाँ दिखाई देंगे? पंचम से दिखाई देंगे। प्रकट कहाँ पे होंगे? किसी भाव का लक्षण कहाँ से प्रकट हो रहा है, हमारा विषय ये, वो पंचम पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। पंचम विल डिसाइड इट। अगर पंचम में पाप ग्रह बैठा है, मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो वो अपनी ईगो को संभाल नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा, पब्लिक डीलिंग में, अपने बच्चों के साथ मिस्टेक करेगा, अपने प्रेम के अंदर मिस्टेक करेगा, अपनी क्रिएटिविटी में गड़बड़ी करेगा। क्या गड़बड़ी होगी? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, अरे इसको तो हाथ लगा के मैं करूंगा, नो नीड ऑफ प्रैक्टिस, वो कहेगा नो नीड ऑफ प्रैक्टिस, ये तो छू मंतर करके मैं कर दूंगा,
बस क्योंकि वो ईगो है उसकी कि वो एक्सपर्ट है इस काम का। कभी भी अगर इस फार्मूले के साथ चलेंगे गड़बड़ हो सकती है। प्रैक्टिस मस्ट। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। प्रैक्टिस कहां से आती है? थर्ड हाउस से। थर्ड का थर्ड पंचम। पंचम कह रहा है प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, और इतनी प्रैक्टिस करो कि बस आपको आदत पड़ जाए प्रैक्टिस करने की। तो आप नवम से आने वाले नेगेटिव इंपैक्ट को, नवम से आने वाले नेगेटिव इंपैक्ट को बैलेंस कर लेंगे। क्लियर बात? उसको बैलेंस कर जाएंगे आप। अब दसम पे आते हैं, 10th। अब बताइए दसम से दसम गिनिए। सप्तम। दसम क्या है? दसम से दसम सप्तम। सप्तम। ठीक है। अब दसम है आपकी इज्जत का, आपकी रेपुटेशन का, आपकी सक्सेस का, आपके कर्म का। कर्म का हाउस ऑफ कर्म है, हाउस ऑफ सक्सेस है, ये सब कुछ है। पर मैनिफेस्टेशन कहां होगा? सप्तम में। सप्तम क्या है? आपका स्पाउस। सिंपल सी बात है। आप पूरे दुनिया में झंडा लेके घूमते रहें, शाम को आप घर में पहुंचते हैं और आपकी वाइफ जो है आपको कुत्ते की तरह रोटी देती है या कुत्ते की तरह ट्रीट करती है, तो आपका तो जीरो वैल्यू हो गया ना। दसम बचा? दसम तो बचा ही नहीं। आप कहोगे अरे यार दुनिया मेरे सामने झुकती है, जितने लोग मुझे सम्मान करते हैं और तुम मुझे एक पैसे का नहीं समझते। वो कहते हैं तुम हो ही जीरो, लोग ही पागल है जो तुम्हें रेस्पेक्ट करते हैं। क्या वैल्यू रहा दसम का? दसम का वैल्यू ही खत्म हो गया। पॉइंट समझे? एक इंसान की फीलिंग 10th में, 10th के अच्छे असर की फीलिंग कौन डिसाइड कर रहा है? 7th। अब चलो कोई आदमी शादीशुदा नहीं है, दूसरा वे लेते हैं, उसके एसोसिएट्स। सप्तम भाव से एसोसिएट्स आते हैं, सप्तम भाव से आपके कस्टमर्स आते हैं, डेली रूटीन के कस्टमर्स। डेली रूटीन के कस्टमर्स आते हैं। आपकी रेपुटेशन ही कस्टमर लेकर के आती है, चाहे आप ऐसे कह लो। आपकी रेपुटेशन आपके कस्टमरों को बार बार आपके पास ही खींच के लेके आएगी। इसे कहते हैं एसोसिएशन। ग्राहक की और दुकानदार की भी तो एक एसोसिएशन बन जाती है ना। मान लीजिए जिस दुकानदार से, एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप किसी नाई से बाल कटाते हैं और एक ही तरह के नाई से बाल कटाते हैं, और अक्सर हम एक ही नाई से बाल कटाते हैं। ये हमारे इंडिया में ट्रेंड है। वो नाई आपके बच्चे कितने जानेगा, आपका कोठी नंबर क्या है, मकान नंबर कितना है, आपका सब कुछ वो आपके बारे में जानता है। नहीं तो जानने की कोशिश करेगा जरूर पहले दिन से। 8-10 साल चले जाओ, वो तुरंत बता देगा। गलती से किसी दूसरे के पास चले गए ना, वो कटिंग का हिसाब देख के ही बता देगा, बाबूजी आप कहीं और से करा के लाए हो इस बार तो। और वो ऐसा मुंह बना के दिखाएगा कि यार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम गए तो गए, कैसे चले गए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि वो एसोसिएशन में आपके साथ बंध गया और आप उसके साथ बंध गए, और आपको भी बुरा फील होगा, यार इसको बेचारे को बुरा लग रहा है। देखिए, प्रोफेशनल संबंध है, आपने पैसा देना और उसने काम करना, डेट इज प्रोफेशनल संबंध। आपकी मर्जी, कहीं भी कटिंग कराओ। ये कहीं रूल नहीं लिखा कि आप एक नाई से ही करा सकते हैं, और एक नाई से करा रहे हैं तो दूसरे से नहीं करा सकते। ये कहीं रूल नहीं है। फिर भी ये नेचर का रूल है। जो आपके एसोसिएट्स होते हैं, जो आपके एसोसिएट्स आपके दसम भाव को डिसाइड करते हैं। अगर आपके एसोसिएट्स आपको रेस्पेक्ट देते हैं तो समझ लेना यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन की क्या डेफिनेशन हुई? आज के बाद सब देखना, ज्योतिष की परिभाषाएं बना लो अपनी अपनी। सक्सेसफुल पर्सन की क्या परिभाषा होती है? आपके एसोसिएट्स या आपका लाइफ पार्टनर
जब आप पर गर्व करता है, आपको रेस्पेक्ट देता है, आपकी रेपुटेशन उनके सामने बननी चाहिए, तो यू आर रियली सक्सेसफुल पर्सन। जब आपका स्पाउस आपको कुछ समझने को ही तैयार नहीं हो, वो कहते यू आर बिग जीरो, तुम जीरो पहले थे, आज भी और रहोगे, क्या कर लोगे? अब आप करे जाओ, मार्केट में घूमे जाओ थैला ले लेकर के, और जो मर्जी प्रवचन करते रहो, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता मेरे भाई, क्योंकि आना तो घर में ही है ना। रेस्पेक्ट वहां से आएगा ना सबसे ज्यादा। भाई सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट कम फ्रॉम द 10th हाउस। सबसे ज्यादा टाइम तो आप घर में रहने वाले, और वहां रेस्पेक्ट जीरो है, तो रेस्पेक्ट तो वैसे ही 50% हो गई आपकी। बेशक बाहर कितनी भी आपकी इज्जत हो, तो 50% तो रेस्पेक्ट वैसे ही खत्म होगी, यानी 10th हाउस की पावर तो वैसे ही खत्म होगी। 10th हाउस का रिजल्ट 50% तो वैसे ही खत्म हो गया आपका। हाँ, अगर बाहर भी इज्जत है, घर भी में भी इज्जत है, तो अब आप जो है, आपका 10th हाउस बहुत सही काम कर रहा है। सेकंड थिंग, हम अच्छा कर्म मोटिवेशन से करते हैं, हम बुरा कर्म भी गलत मोटिवेशन से करते हैं। 10th हाउस कुछ नहीं है, 10th हाउस सिर्फ आपके कर्म को डिसाइड कर रहा है, और ये क्रियामान कर्म है। क्रियामान का मतलब जो अभी का कर्म, अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं। जैसे मेरा क्रियामान कर्म इस समय क्या चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये हम दोनों का क्रियामान कर्म है। मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये क्रियामान कर्म है। यानी इस समय मेरा 10th हाउस एक्टिव है, इस समय मेरा 5th हाउस एक्टिव है, इस समय मेरा 1st हाउस एक्टिव है। किसी चीज को करते समय आप दिमाग लगाया करो, यार मेरा कौन सा हाउस इस समय एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, तो कौन सा हाउस एक्टिवेट हो गया? प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी 6th हाउस। अब वो लड़ाई झगड़ा तो हो गया, पर झगड़े के बाद तुम्हारे 2-4 घूसे मुक्के पड़ गए। अब ये क्या थी? पनिशमेंट। पनिशमेंट मिल गई ना, 11वां भाव भी एक्टिवेट हो गया, छठे से छठा। चलिए, तो मजाक की बात है, उसके रिजल्ट किसने दे दिए? फटाफट दिया। अब घूसे मुक्के पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, ये 11वां डिसाइड करेगा झगड़े के बाद, है ना? तो वो अलग बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, 10th हाउस का 10th पद प्राप्ति है, यानी सप्तम से पद प्राप्ति देखते हैं। सफलता का मतलब क्या है? एक पोस्ट और ऊपर बढ़ जाना। भाई सफलताएं देखने के मायने सबके अलग अलग है। कोई कहता है भाई आपका डेजिग्नेशन बढ़ा दिया गया, तो आप कहेंगे आई एम सक्सेसफुल, कि पहले मैं भर्ती तो इस पोस्ट पे हुआ था, अब मैं इस पोस्ट पे आ गया हूं, तो मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, मेरे को अच्छी प्रमोशंस मिल रही है। तो वो सप्तम भाव पद प्राप्ति भाव है। कोई पूछे आपसे कि मुझे फला पद कब मिलेगा, तो 7th को चेक करना, है ना? चलिए, 11वां भाव, 11वां भाव का मैनिफेस्टेशन कौन सा? 9th। वेरी नाइस। लाभ कब मिलेगा? जब आपका भाग्य एक्टिवेट होगा, यही तो लाभ मिलेगा। जब भी हम अच्छा कमा रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जब भी हम अच्छा कमा रहे होते हैं, हम कहते हैं यार अब भाग्य अच्छा असर दिखा रहा है, इट्स गुड टाइम पीरियड। जब हम अच्छा गेन कर रहे होते हैं, तो हम उसके पीछे भाग्य को जिम्मेवार मानते हैं। 12वां भाव, 12वें भाव का मैनिफेस्टेशन कहाँ होगा? 11th हाउस। बड़ा अजीबोगरीब, अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? 11वां देखो बहुत कुछ है, 11वां बहुत कुछ है, इसलिए 11वें भाव की दशाएं जीवन में बहुत उथल पुथल पैदा करती है, बहुत फायदे देती है तो बहुत नुकसान भी देती है, बहुत खर्चे भी देती है और बहुत लाभ भी देती है, बहुत परेशानी भी दे देती है, हेल्थ भी खराब कर देती है। तो 11वें भाव की दशाएं जो होती है ना, वो
बड़ी जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना, वो एडवेंचर से भरी हुई होती है। 12वें का 12वां 11वां हो गया। व्यय 12वें भाव को व्ययेश भी कहते हैं, 12वें भाव को व्यय पद भी कहते हैं। व्यय मैंने खर्चे का घर, हाउस ऑफ लॉस भी कहते हैं, खर्चा भी कहते हैं। तो क्या 11वां भाव डिसाइड करता है कि इसका मतलब है आप अपने खर्चों को अपने हिसाब से ऐसे करो कि आपको बड़े खर्चे की तरफ ना जाना पड़े। बड़े खर्चे की तरफ कैसे ना जाएं? 11वां भाव आपकी अर्निंग है, आपका गेन है। उस गेन में से 10% आप डोनेट कर दो। एक मानव को ही ये सुविधा उपलब्ध है कि वो दान कर सके। अगर कोई व्यक्ति 10% अपनी कमाई में से दान में निकालता रहता है तो हॉस्पिटलाइज्ड होने के, जेल जाने के, चोरी होने के, घर के आगजनी होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने जो खर्चा इकट्ठा होना है उसका लाइफ में, वो थोड़ा 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 करके टैक्स के रूप में दे रहा है। मतलब ईएमआई बना दी उसने अपनी। सपोज करो किसी की कुंडली में नुकसान के योग है और वो नुकसान होना है 5 लाख। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि 5 लाख का उसका नुकसान होना है। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई देखो 5 लाख तो इकट्ठे कहाँ से दिए जाएंगे, तो इसकी ईएमआई बना देते हैं। अपन जो है ना हर महीने 10,000 रुपए देते रहेंगे, तो 10,000 रुपए वो कहीं धार्मिक संस्थानों में, कहीं जाकर के गौशाला में गाय को दान करना, किसी जानवरों के लिए कुछ करना, गरीबों के लिए कुछ करना, जो भी उसको लगता है, किसी नीडी को देना, किसी दवाएं देना, बहुत सारे रास्ते हैं। वो जिस रास्ते को अच्छा समझे उस रास्ते पर चल करके उसको दान पुण्य करता रहना चाहिए। एक तो है ये स्पेसिफिक दान, और एक वो दान है जिसे कहते हैं मदद, जिसे कहते हैं मदद। मदद हमेशा चलने वाला दान है, इसको जब चाहे जब किया जा सकता है। जितना सामर्थ्य हो उतनी ही मदद करनी चाहिए। ध्यान रखना, कहीं किसानों के चक्कर में कहो कि हम किसानों के आंदोलन की लड़ाई लड़ोगे और बैठ जाओ धरने के ऊपर, है तो पुलिस बड़ा दिमाग लगा के देख रही है, फिर वो नोट कर लेगी, है ना। फिर पता चला किसान भी भाग गए और पब्लिक भी भाग गई, आप अकेले तारीख के चक्कर लगा रहे हैं। बोला मिला क्या हमें जनाब, तारीख पे तारीख है, तो तारीख पे तारीख मिल रही है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। सर क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। सर मेरा सवाल ऐसा था, भावार्थ भाव हम देखते हैं समय, सपोज हमने पहले भाव का निकाला तो पहले से पहला दूसरे भाव में होता है, उसका पहले से पहला पहले में ही होगा, हाँ पहले से सर, पहला पहले में ही होगा, इसलिए मैंने दूसरे से शुरू किया। सर दूसरे का दूसरा तीसरे भाव में होगा ना सर? पहला जो है, पहला आप स्वयं है, हर चीज की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। पहले भाव से जो भी एक्शन रिएक्शन लोगे वो आप ही उसके जिम्मेदार हो। फर्स्ट हाउस में कोई और मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं, पहला ही होगा। पहला क्या है, दिमाग खराब किसका होगा, आप ही का होगा ना। आपने लॉस कर दिया, मान लो कोई डिसीजन लिया और लॉस हो गया, तो सबसे पहले दिमाग खराब किसका होगा, आपका होगा। आपने डिसाइड किया दिमाग से कि मैं इससे झगड़ा करूंगा, झगड़ा कर लिया, दिमाग खराब किसका होगा, आपका ही होगा। आपने कोई डिसीजन लिया कि यार मैं ये धंधा करता हूं और वो उल्टा पड़ गया, तो दिमाग किसका खराब होगा, आपका ही खराब होगा। तो पहले का जिम्मेवार पहला ही है, उसका मैनिफेस्टेशन फर्स्ट में ही होगा। चलिए सर मेरा क्वेश्चन तो सुनो सर। हाँ सुनाओगे जब ही ना। हाँ तो सर क्वेश्चन ऐसा था कि सर सेकंड हाउस का मतलब सर वो मैनिफेस्टेशन थर्ड हाउस में होगा।
तो सर वो कैसा होगा, उसको देखने के लिए भी थर्ड का भावात भाव देखना पड़ता है। थर्ड में कौन सा ग्रह बैठा है, नंबर एक बात। थर्ड में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो देखो थर्ड का लॉर्ड कहाँ बैठा है। और सर उस भाव का षडबल। अरे मेरे भाई, अब तुम चार चीजें फंसा दो। अब षडबल मुझे तो आता भी नहीं, षडबल क्या होता है, अब कैसे बताऊंगा, बताओ। फंसा दिया ना तुमने मुझे। सिंपल यार, मैं कह रहा हूं मत घुसो फालतू चीजों में। अभी जब अंग्रेज हो जाओगे फिर घुसते रहना, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। पहली चीज, मैं ज्योतिष को सिंपल बनाने में लगा हुआ हूं। थर्ड भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा, फर्स्ट चीज वो देखनी है। अगर थर्ड भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो थर्ड का लॉर्ड कहां पर बैठा है। कहां पर बैठने का मतलब अपने से किस जगह पे गया। अपने से चौथा गया, अपने से सातवां गया, अपने से 10वां गया तो समझो केंद्र में गया। अगर अपने से पंचम गया, अपने से नवम गया तो त्रिकोण में गया, इसका मतलब अच्छा है। परंतु अपने से गलत गलत जगह पे चलता रहा, अपने से दूसरे में गया, तीसरे में गया, अपने से छठे में गया, आठवें में गया, समझ रहे हो बात को, वो चला गया, 12वें में चला गया, तो ये अच्छा नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, षडबल का मतलब होता है किसी ग्रह की ताकत कितनी है। इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है, जो बला बल है, 6 प्रकार के बल हैं, उसको लेके कंफ्यूज मत हो। अगर हम बात करते हैं दिग्बली होने की तो वो भी बल है 6 बलों में से। अगर हम बात करते हैं वक्री ग्रह की, वक्री ग्रह भी तो बलाबल ही है, जिसे चेष्टा बल कहते हैं। किसी ग्रह का किसी भाव में बैठ जाना, किसी स्पेसिफिक राशि में बैठ जाना, ये भी तो बल ही डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपने अगर देखना कि सॉफ्टवेयर से संख्या में कितना आ रहा है, कितना बलाबल आ रहा है, या हाथ से निकालना चाहते हो, वो एक अलग है ना। एक आदमी कहता है भाई मैं तो कुश्ती करूंगा या नहीं करूंगा, पर मैं 100 दंड बैठक मारूंगा, तो मारो भाई, उसकी अपनी जिम्मेवारी है। ऐसी ज्योतिष है। एक आदमी कहता है भाई देखो मैंने आसान नहीं सीखना, आसान सीखूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो फिर आसान तरीके से मैं सीख नहीं पाऊंगा, तो मुझे तो कॉम्प्लिकेशन चाहिए। तो हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे होते हो, तो पहले ही झुके हुए होते हो, ऐसे झुक झुक के चलना पड़ता है ना, पहले बोझ है, हमारा खुद के ही शरीर का बोझ बहुत है, और ऊपर से हमने कहा सामान और लाद लो, तो क्या होगा, पहाड़ पर हम कितना लंबा चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे भाई, थक जाएंगे। ऐसे ही ज्योतिष है, ज्योतिष की विद्या पहाड़ पर चलने के समान है। तो शुरुआत में जितना सॉफ्ट, जितना स्वीट, जितना इजी टू एप्लीकेबल, वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर फ्रेंडली यूजर है जी। हर सॉफ्टवेयर बेचने वाला क्या कहता है कि फ्रेंडली यूजर है जी। तो यूजर फ्रेंडली जो होगा वो सॉफ्टवेयर लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। इसलिए जो ज्योतिष आप अपने क्लाइंट को समझाएंगे वो इजी भाषा में हो, पहले तो आपको इजीली समझ में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आप दूसरे को जो डिलीवरी दे रहे हैं समझाने की, वो आसान होनी चाहिए। अगर मैं समझाऊं यार तेरे गुरु का षडबल जो है ना 16 पॉइंट कुछ आया है, और तेरे शनि का जो षडबल, तो थोड़ी देर में मत्था पकड़ के बैठ जाएगा, लो बाबूजी मैंने पैसे इस बात के नहीं दी, जो षडबल समझाओगे मुझे हैं, इससे तो मेरे सारे बल खत्म हो गया। आप तो मुझे समझाओ कि इसका मतलब क्या है और मुझे करना क्या है, तीसरी चीज मुझे जाननी है। ये उसी तरीके से है जैसे हम किसी डॉक्टर को कहें डॉक्टर साहब जुकाम को एक्सप्लेन करें, और डॉक्टर फटाफट जुकाम को टेक्निकल भाषा में एक्सप्लेन करने लग जाए। अब मेरे जैसा आदमी दूसरे के ऊपर से चला जाएगा, वो मेरे जैसा सीधा हाथ जोड़ के कहेगा महाराज जी ये बताओ करना क्या है। अगर आप जुकाम को समझाते हो कि ये इस तरह का, इसमें ये फ्लू है, ये इस तरह का है, ठंडा पानी मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, और भाई कुछ ना करोगे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा अपने आप, कुछ करना ही चाहते हो तो ये दवा लिख दिए जाके ले लो।
तो उसको समझ में आ गया डॉक्टर अच्छा है। तो हमें एक अच्छा ज्योतिषी बनना है। पहला टारगेट अच्छा ज्योतिषी, फिर दूसरा टारगेट आप लोगों का कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड ज्योतिषी बनना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैं भी कॉम्प्लिकेटेड ज्योतिषी हूँ, नो डाउट, पर मैं अपना कॉम्प्लिकेशंस दिमाग जब दिखाऊंगा जब आप एडवांस कोर्स में आओगे, इससे भी ज्यादा अपर लेवल के कोर्स में आओगे, तो मैं उस टेक्निक की बात करूंगा, है ना। अभी तो मुझे सभी को साथ लेकर के चलना होता है, तो हम बहुत एडवांस में घुसने की कोशिश नहीं करूंगा। अभी मैं आपको भावार्थ समझाते हुए अगर मैं सूत्र समझाने लगूं कि जिसका भी आत्म कारक ग्रह 11वें भाव में होगा वो ज्योतिषी बहुत अच्छा बनेगा। अभी यार पहले तो आत्म कारक ग्रह सर रिपीट करो, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आएगी ऐसी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो, है। सुनो मेरी बात दोबारा, वेरी गुड, दोबारा सुनो। अगर किसी का आत्म कारक ग्रह 11वें भाव में बैठा हो या एकादशेश यानी 11वें भाव के मालिक के साथ बैठा हो, वो ज्योतिषी बहुत अच्छा बनेगा। किस मामले में? उपायों के मामले, रेमेडियल, समझ गए। अब ढूंढते रहो। आत्म कारक अमात्य कारक दोनों बैठ गए, केंद्र में आ जाए, वो बहुत अच्छा राजयोग होता है। भाई राजयोग समझाऊं, समझाता समझाता कहने लगे आत्म कारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह यदि किसी केंद्र में बैठे हैं और दोनों एक साथ बैठे हैं, तो राजयोग उत्तम कोटि का है। अरे यार सिंपल बात करो ना। और बेचारा आत्म कारक ढूंढ रहा है, अमात्य कारक ढूंढ रहा है, फिर केंद्र ढूंढ, वो कह रहे यार फिर तो राजयोगी नहीं बन रहा मेरा। भाई राजयोग बनने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। डॉक्टर ही कई प्रकार के हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर, है ना। और ऊपर से हिंदुस्तान में एक वो बहुत ही शानदार डॉक्टर, वो है एस्ट्रोलॉजर, जो सबका बाप। वो कहता है मैं मानता ही नहीं, मेरे से बड़ा कौन है। तो कहने का मतलब ये है, पैथियां ही कई हैं। ऐसे ही ज्योतिष में चीजों को देखने के तरीके बहुत हैं, देखने के तरीके अलग अलग हैं। आप सड़बल से भी देख सकते हो, आप सिंपल भाव भावेश कारक से भी देख सकते हो, भवात भाव न्याय सूत्र से भी देख सकते हो। सूत्र हैं, और तो और रट्टा मार लो, इतने सारे योग हैं। काल योग, पहाड़ योग, लक्ष्मी योग, भूलक्ष्मी योग, है इतने सारे योग हैं, और रट्टा मार लो, कोई तो कोई योग मिलेगा ही बंदे में। बस उसी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, इट्स गुड। चलिए सेकंड कोई क्वेश्चन? हाँ शुक्ला साहब। ये जैसे आपने तीसरे घर में बताया कि कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ और उसका ग्रह का स्वामी कहीं और बैठा हुआ, उससे अपने से छठवें में बैठा हुआ है, तो शुक्ला जी समझिए, अगर तीसरे में कोई ग्रह बैठा है तो वही डिसाइड कर देगा। दूसरे का अगर मैनिफेस्टेशन जानना चाह रहे हैं तो तीसरे में कोई ग्रह बैठा तो वही डिसाइड कर देगा। फिर तीसरे भाव का लोड देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोड देखने हाँ, लोड देखने की जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई ग्रह नहीं बैठा, नहीं है। तो अब तीसरे का लोड देखिए कहाँ गया है जी। 2 या 3 ग्रह बैठे हो तब कहाँ पर? हाँ तो वही डिसाइड करेंगे। 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, 4 बैठे हो, वही डिसाइड करेंगे ना। लॉर्ड आपने जब ही देखना है जब कोई नहीं बैठा। मैनिफेस्टेशन का मतलब है धन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा धन? सेकंड हाउस धन कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा? पर वहीं मिलेगा जहां मेहनत करने से मिलेगा। अब वहां तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? पाप ग्रह बैठा है, राहु बैठा है, शनि बैठा है, मंगल बैठा है। बिना मेहनत करे उसे मिलेगा ही नहीं। कुछ कर ले पाप ग्रह बैठा है तो। अब शुभ ग्रह बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है, अरे कंफर्ट जोन से मिलेगा भाई पैसा, आराम से मिलेगा, बिना मेहनत करे मिलेगा। कम मतलब मेहनत नहीं, कम मेहनत से मिलेगा, ना के बराबर मेहनत। मेरे छोटे भाई के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा है, फिजिक्स का लेक्चरर,
और हम उसे कहते हैं कि वो आलसी है। घर में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, एमएससी है, एमएड है, बीएससी, बीएड, एमएससी, एमएड, और गवर्नमेंट में फिजिक्स का लेक्चरर है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेगा, खा मस्त, बिल्कुल एकदम मस्त मौज, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो पाप ग्रह शुभ ग्रह डिसाइड कर रहे हैं। अब मेरे राहु बैठा है तीसरे घर में, अब जब तक मैं मशक्कत नहीं कर लूंगा, 4 जगह मैं वो नहीं कर लूंगा, उठक बैठक नहीं कर लूंगा, मुझे पैसा नहीं आता है। सिंपल सी बात है। ये धन का खेल तो पाप ग्रह। कितने लोगों को समझाना पड़ता भाई, कितने लोगों को समझाना पड़ता शुक्ला साहब, जब जाके कोई पैसा देता, चौनी चौनी चुगनी पड़ती है, वैसे थोड़ी मान जाता है। राहु बैठा भाई, क्या कर लेंगे? तो पाप ग्रह का असर है तीसरे में, नहीं तो हम भी कहीं लेक्चरर होते। अच्छा, इसमें पहली नौकरी मेरी एज ए लेक्चरर ही लगी थी। मेरी जो पहली जॉब थी वो एज ए लेक्चरर ही थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट वो नहीं लगी, सरकारी नहीं लगी। तो इसका मतलब राहु बैठा था, वो कहाँ लगने देगा? वो कहा धन प्यार से नहीं कमाने दूंगा तुझे। प्यार मोहब्बत से तू अपनी लेक्चरारी झाड़ता फिरे कहीं ना कहीं। ज्यादा कमाना होगा, जो पाप ग्रह है तो ज्यादा कमाने के लिए प्रेरित करेगा। हाँ, शुक्ला साहब ने ये पॉइंट ठीक कहा है। सरकारी में फिक्स है। फिर सरकारी में 2 तरह से होता है, एक अपर द टेबल, एक अंडर द टेबल। तो वो 11वां भाव डिसाइड करेगा कि कितना अंदर द टेबल है। घूस जो है 11वें भाव से दी जाती है। ये आत्मा कारक ग्रह जो है, मेरा शनि 11वें घर में है। आत्मा कारक की बात मत करो शुक्ला साहब ना। नहीं, आपने बोला ना ये तो मैंने बताया कि किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो मैं अक्सर डायलॉग बोलता हूँ कि मैं 1 साल तक आऊंगा, रोज पढ़ाऊंगा, पर गारंटी की बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं, इसीलिए ज्योतिषी सीख रहे हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। इसीलिए ज्योतिषी की क्लास अटेंड कर रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल कीजिए। नहीं, इसे क्योंकि आत्मकारक ग्रह जो है 11वें में बैठा हुआ है। नहीं मैम, करवाएंगे। आपका बैठा हुआ 11वें में? हाँ, शनि बैठा हुआ ना 11वें में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड। इसका मतलब आपका रेमेडियल पार्ट बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। हाँ, ये मैं जैसे तो तुक्के में देता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। ठीक है, गुड। शुक्ला साहब ने इस सूत्र को ठीक सिद्ध कर दिया, शुक्ला साहब ने, कि जो भी बताते हैं बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुड। मैं तुक्के देता रहता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक स्टडी नहीं है मेरी। देखिए, अभी हम लोग जो कोर्स करने जा रहे हैं, मेरा 15 मई से नया कोर्स शुरू हो रहा है, तंत्र मंत्र यंत्र एंड एस्ट्रोलॉजी। वो प्योर रेमेडियल है, पर रेमेडियल उन लोगों के लिए रेमेडियल है जो बहुत सीरियस हैं साधनाओं के प्रति, जो बहुत सीरियस है मंत्रों के प्रति, जो बहुत सीरियस है स्पिरिचुअलिटी के प्रति, विद ज्योतिष। यंत्र कैसे निर्माण होगा, किस प्रॉब्लम में किस यंत्र का किस मंत्र के साथ प्रयोग होना चाहिए, उसका सही वे आउट क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र को जपने के तरीके क्या क्या हैं, वो सब चीजें होंगी। जप में काम करने वाली चीजें विनियोग है, विन्यास है, न्यास है, अंग न्यास है, ये क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, वो सब चीजें छोटी छोटी जो चीजें हैं साधनाओं की, जो एक आम आदमी को समझ में नहीं आती। इस कोर्स को हम कहीं पर भी ऐड नहीं करेंगे, मतलब उसकी कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। गलती से कोई लोग बाहर से मुझे फोन कर भी देते हैं फेसबुक पे जैसे डालने पर, तो मैं उनको मना कर रहा हूँ। ये रिस्ट्रिक्टेड कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही है ये कोर्स, जो सिंसियर हो, जिन्हें मेरी प्रतिभा पर विश्वास हो कि हाँ, जिस व्यक्ति के साथ हम ये कोर्स कराने जा रहे हैं, ये इतना टिपिकल कोर्स को बड़ी सहज भाषा में करवाने में सक्षम है। मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को उसमें ले रहा हूं, इसीलिए हमने उसको एडवर्टाइज नहीं करना है। तो वो रेमेडियल कोर्स चलने वाला, पर वो वाली रेमेडी नहीं होगी इतनी चीजें पानी में बहा दो, इतनी चीज दबा दो, बार के फेंक दो, वो सब नहीं है।
टोने टोटके उसमें अलाउड नहीं है। उसमें बात होगी 10 महाविद्याओं की, उसमें बात होगी 64 विद्याओं की, उसमें बात होगी अष्ट सिद्धियों की, उसमें बात होगी नवनिधि की, मतलब एक स्पिरिचुअल टॉक। उसमें बात होगी सौंदर्य लहरी की, सौंदर्य लहरी के श्लोकों की, सौंदर्य लहरी का कौन सा श्लोक किस प्रॉब्लम में कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, पर हम बात करेंगे इसमें कुंडली के द्वारा। भाई देखिए, कुंडली में फलाने व्यक्ति के ये घर में ये ग्रह बैठा है और इस सिचुएशन में उसको इस यंत्र के साथ इस मंत्र को इतनी बार रिपीट करना चाहिए और ऐसे हवन करना चाहिए। तो हवन में कौन सी सामग्री आनी चाहिए वो भी बताया जाएगा। उसमें हवन सामग्री को बनाने का तरीका क्या है वो बताया जाएगा। तो ये कुछ अलग स्पिरिचुअल कोर्स है जो आम टोने टोटके की तरह नहीं है या ज्योतिष के उन उपायों की तरह नहीं है जिसे हम लोग अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारी अक्सर ज्योतिषियों के द्वारा प्रैक्टिस में यूज आती है, वो चीज नहीं है। इस कोर्स को पढ़ाने के लिए मैं काफी दिनों से ललायत था। अमर जी हैं, प्रताप जी हैं, सबसे पुराने हैं, जगदीश जी हैं, सबसे पुराने हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन से, ये सबसे शायद पुरानों में से हैं आप में से। और मैं उन्हें अक्सर इसकी जिक्र करता रहता था, पर मुझे कोई ऐसा ग्रुप मिला नहीं बहुत अच्छे से तरीके से कि जिसको मैं ये पढ़ा सकूं, क्योंकि इसमें एक समस्या है कि आप हरेक को नहीं बता सकते ये सब चीजें। कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही है, जिसका अभी ब्रेन का लेवल या जिसका कॉन्शियस लेवल उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए ठीक नहीं। वहां पे बात होगी दीक्षा, मंत्र दीक्षा, दीक्षा गुरु कैसे देखेंगे कुंडली में, आपके कुल देवी देवता कैसे आएंगे, आपके ग्राम देवता कैसे आएंगे, द्वारपाल किसे कहते हैं, साधनाओं में द्वारपाल का क्या यूज है, दिक्पाल और द्वारपाल में अंतर क्या है, ग्राम देवता कैसे देखते हैं। तो ये सब चीजें कुंडली के द्वारा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, यहाँ कोई चमत्कार की उम्मीद ना रखें, कोई सोचे कि मैं 1 फुट ऊपर उठा दूंगा हवा में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई चमत्कार की आप संभावना की बात में, चमत्कार करोगे तो आप स्वयं करोगे। हाँ, कुंडलिनी चक्रों की बात होगी, शरीर के तंत्र की बात होगी, साधनाओं की बात होगी, हठ योग की बात होगी। अब मेरे साथ ये भी समस्या है कि अभी तक मैं सिलेबस डिसाइड नहीं कर पाया। कुछ लोग पूछ रहे हैं सिलेबस, अब एक प्रताप जी ने सिलेबस बना के भेजा, तो प्रताप जी ने जो भेजा है वो तो मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया है, उसके अलावा मैं इसमें और जोड़ रहा हूं, जो और चीजें हैं हम एड ऑन कर रहे हैं कि चलो यार बार बार क्या पढ़ाना, ये बार बार पढ़ाए जाने वाले विषय नहीं है। तो ये वही लोग हमारे साथ चलें जिनके पास 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने का सब्र है। वेरी गुड, चाहे 10 महीने भी चल सकता है ये, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने इंस्टॉलमेंट कर दी उसमें कि भाई एक साथ मुझे पैसे ही मत दो, जब तक पढ़ो जब तक पढ़ लो, नहीं तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1100 रुपए पर मंथ ओनली, 1100 रुपए पर मंथ ओनली, ठीक है ना। बस जब तक पढ़ा जाए पढ़ लो, तुम्हें लगे कि खोपड़ी से ऊपर जा रहा है, पहली बात तो मैं लूंगा नहीं। अगर मुझे इतना एहसास है, कोई फोन भी करेगा, मुझे लगा कि अब भी नहीं है मामला, इनका तैयार नहीं है मामला, परिपक्व नहीं है, तो शायद मैं ना लूं, मैं मना भी कर सकता हूं। मैं उसे कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम आना, नेक्स्ट ईयर आना, तो इसके लिए कोई बुरा ना माने कृपया करके, ठीक है। वो मेरा अपना सोचने का अपना एक तरीका है। तो रेमेडियल भी जो आपने शुक्ला साहब कहा, कुछ लोगों को परमात्मा के तरफ से आशीर्वाद होता है, शायद राशि जी ने भी बोला उनका भी आत्म कारक ग्रह 11वें बैठा है या 11वें के साथ अलाइन है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि दुख को हरण करने की शक्ति आ जाती है उनमें, दूसरे का दुख को हरण करने की ताकत उनके पास आ जाती है, वो कोई ना कोई रेमेडी बता सकते हैं। छठा भाव क्या है? दुख है। छठा भाव क्या होता है? दुख है। दुख को हरण करने की शक्ति भी 11वां ही देता है।
पनिशमेंट की ताकत भी वही देता है, इसीलिए लाभ भी वही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हाउस है 11वां भाव, इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप से समझना होगा, बहुत धीरे धीरे समझना होगा। कुछ चीजें ज्योतिष में दार्शनिक होती हैं, मीन्स फिलोसफिकल होती है, जो धीरे धीरे समझ में आती है, उसी मोमेंट पर नहीं समझ में आती, और वो सहज बके सो मीठा हुए से ही समझ में आती है। अब एट ए मोमेंट वाला तो मामला मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को तो फिर चिढ़ हो जाती है फिर, है ना। तो मैं वही लोगों को लूंगा उस कोर्स में जिनमें पेशेंस हो, धैर्य हो, सबसे बड़ी बात मुझ पर विश्वास हो कि हाँ ये व्यक्ति सक्षम है, ये करवा देगा, तो उसी के लिए। ये केवल संडे संडे लेंगे या और भी दिन है? संडे संडे होगा, संडे टू संडे, संडे बस, ओनली संडे, हफ्ते में एक दिन, क्योंकि शुक्ला साहब ये लगातार चला दूंगा तो लोगों के ऊपर से चला जाएगा। ये चीज हमने करनी नहीं है। देखिए मेरी प्रैक्टिस है बहुत समय से, हमारा काम पाठ पूजा का है, मेरे पास 30-40 ब्राह्मणों की टीम है, वैदिक ब्राह्मण की टीम है, हम लोग वैदिक मंत्रों को प्रमोट करते हैं, वैदिक मंत्र हम लोग करवा रहे हैं। गुड़गांव में पहले हम व्यक्ति हैं, पहली हमारी संस्था है जो केवल और केवल वैदिक मंत्रों को आरंभ किया। उससे पहले सिर्फ बीज मंत्रों पे ही चल रहा था हिसाब किताब लोगों का, और हमारे यहाँ पे मैं स्पेशली वैदिक मंत्र, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर लोगों के बीच में वैदिक मंत्रों का उत्थान नहीं होगा तो लोग तो वैदिक मंत्रों को समझेंगे ही नहीं कभी आने वाली पीढ़ी, तो वेद तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। ले दे करके हम 9 ग्रहों का तो कम से कम कर सकते हैं लोगों के सामने। तो हमारा तो ये चलो इतनी प्रैक्टिस है, इतना कुछ दिमाग है, 9-10 क्लास तो मैं बिना उसके ही करा जाऊंगा, जो मर्जी पूछते रहोगे। तो पर उससे क्या होगा कि बहुत सारे आप लोग नए हैं पाठ पूजा पद्धतियों से, साधनाओं में। क्या हुआ अगर 20 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो साधनाएं करते हैं, तो उससे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना, सभी को तो मिलेगा नहीं। अब 2 लोग समझ रहे हैं, 18 लोग बेचारे ऐसे बैठे हैं, तो मुझे तो सभी को साथ लेके चलना है। तो मेरे लिए ये शुरू करना हमने पिछली साल में शुरू करना था, प्रताप जी ने भी बहुत आग्रह किया, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने आग्रह किया, पर मैं कंफ्यूज था, करूंगा कैसे, कितने दिन करूं। इतना कंफ्यूजन मुझे कभी किसी कोर्स के लिए नहीं हुआ जितना इस कोर्स के लिए हुआ। सिर्फ समस्या ये थी कि चलाऊंगा कैसे, कितने दिन चलाऊं, कितना पढ़ाऊं। बहुत मनन किया मैंने, तब समझ में आया हफ्ते में एक ही दिन करूं। टिपिकल सब्जेक्ट है, टिपिकल सब्जेक्ट है। अब श्री साधना के ऊपर चर्चा चल रही है, श्री साधना की अब बड़ी गहरी चीज है उसमें, अब चले जाओ। अब उसमें किसी ने बीच में बोलकर डिस्टर्ब हो गया तो बात ही गई, क्योंकि वो बहुत डेप्थफुल है, बहुत डेप्थफुल है। उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे पर इन द लास्ट, बिल्कुल लास्ट, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं। ये ज्योतिष की तरह नहीं है ना, ज्योतिष में तो चलो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ज्यादा, कोई बीच में भी टोक दिया तो फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना, इतना, क्योंकि हम पक चुके हैं इस समय, इधर उधर होते नहीं है ये चीजें। तो उसपे एक गुरु शिष्य का एक मामला बनता है बस। कल को बात चलते चलते गीता उसमें नहीं है मेंशन, पर गीता के किसी अध्याय पे चर्चा हो जाए, उपनिषद उसमें मेंशन नहीं होगा पर उपनिषद पे चर्चा होगी तो क्या कर लेंगे भाई, हो गई तो हो गई, अब वो तो चलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलेगी भाई, वो तो किसी भी उपनिषद पे बात होगी, चर्चा होगी। अगर नहीं मालूम होगा, वो पढ़ा ही नहीं होगा अगर मैंने लाइफ में उपनिषद, तो मैं मना करूंगा भाई इस उपनिषद के बारे में तो मेरे को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं है, चलो नया है नहीं बताओ। अब 108 उपनिषद तो पढ़ नहीं रखे सारे, अब जो पढ़ रखे हैं उससे कोई खंड से कोई चर्चा होगी तो जरूर वार्तालाप की जाएगी। तो इस तरह से ये कोर्स हमने लाइक माइंड लोगों के लिए किया है। उर्मी जी का मेरे पास फोन आया था तो उसमें हम लोग चर्चा यही कर रहे थे, तो मैंने उनको यही समझाया कि सिर्फ ओनली फॉर लाइक माइंड, और किसी के लिए नहीं, क्योंकि उनको कई लोगों ने कहा कि वो भी आना चाहते हैं तो हमने मना किया। ठीक है, हाँ आर्यांश बोलो। आत्मकरण तीसरे घर में हो तो
है आत्मा कारक ग्रह तीसरे घर में हो तो सर क्या होता है, मतलब ज्योतिष के बारे में? उसकी आत्मा चाहती है कि मैं बहुत मेहनत करूं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और सर उसका ज्योतिष में सर कैसा, मतलब है सर जो उससे सर 11वें में होता है तो वो सर रेमेडियल ज्योतिष में बहुत आगे जाते हैं। यस, तो सिमिलरली सर थर्ड हाउस से कोई संबंध सर? थर्ड हाउस से संबंध हो तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या मतलब होता है, जैसे कई लोग, जैसे हमारे क्लास में भी कई स्टूडेंट जब लाइव थे तो जैसे मैं बताता था महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो पराशर लाइट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, प्राण दशा तक कैलेंडर दिया होता है। आपके पास भी होगा तो आप देखते होंगे पराशर लाइट सॉफ्टवेयर है, तो उसमें प्राण दशा तक दिया होता है। तो प्राण दशा के ऊपर लगे रहते थे, प्राण दशा, फिर उसमें वो गोचर भी लगा देते थे, फिर उस गोचर को नवमांश कुंडली में भी लगा देते थे। और फिर आके मेरे पास कहते, सर देखना ये कुंडली थी, हमने इसमें प्राण दशा देखी, फिर इसमें हमने गोचर देखा, और गोचर फिर हमने नवमांश में भी देखा, फिर हमने डबल ट्रांजिट भी देखा। मतलब वो देखते देखते रहते। मैंने कहा अब रिजल्ट क्या निकला? कहते इसीलिए तो आपके पास आए कि रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मैंने कहा बाप रे, इतनी चीज मुझसे पूछोगे तो मैं भी तुम्हारी तरह से हो जाऊंगा। रिजल्ट ऐसे नहीं निकला करते। यस, ऐसे नहीं निकला करते। थर्ड हाउस का मतलब समझो आ रहे हो, थर्ड हाउस प्रयास है, एफर्ट्स है, वो सफलता नहीं है। थर्ड हाउस प्रैक्टिस है, वो सफलता नहीं है। सफलता के लिए की जाने वाली प्रैक्टिस है, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो ऑन गोइंग रिजल्ट है। तो व्यक्ति अगर आत्म कारक ग्रह यदि थर्ड में हो जाएगा तो ऑन गोइंग रहेगा, सीखता रहेगा, सीखता रहेगा, सीखता रहेगा। किस में सीखता रहेगा? घुसा रहेगा उसके अंदर। पर अब घुसा क्यों रहेगा? वो उससे बाहर कब निकलेगा? क्योंकि बाहर निकल ही नहीं पाएगा। उलझा रहेगा। जैसे मक्खी शहद में चिपकने के बाद अपने पंख पांव सब चिपक जाते हैं ना, पहले तो वो कहती बड़ा मीठा मीठा आ रहा है, फिर पता चला वो वही उलझ गई है, निकल नहीं पा रही है। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इंटेलिजेंट आदमी ज्योतिष में फंस जाता है। ये ट्रैप है इंटेलिजेंट आदमी के लिए। ज्योतिष एक ट्रैप है इंटेलिजेंट आदमी के लिए और उसको खराब करने के लिए। ज्योतिष सब्जेक्ट बहुत अच्छा है फॉर सिंपल माइंड पीपल पर्सन, उसके लिए ये पूरा राजयोग है। जितना पंडित जी सिंपल होगा, सिंपल सूत्र के साथ चलेगा, उतना लाइफ में मान सम्मान रेस्पेक्ट कमाएगा। मेरा अपना ये मानना है। ठीक है। रिसर्च करने के लिए आपके पास सारी जिंदगी पड़ी है, पर रिसर्च क्लाइंट के लिए मत करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए करो। मैं भी रिसर्चर हूँ, मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ, कुछ नई नई चीजें बनाता रहता हूँ, नई नई दिमाग को घुमाता रहता हूँ, है अपने दिमाग की चूड़ियां कसता रहता हूँ। थर्ड हाउस बैठा है ना तीसरे में, तो करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, है? पर कहने का मतलब ये है, अगर रिजल्ट निकालने वाला ज्योतिष करना है तो टू कीप इट सिंपल। हाँ ब्रजेश जी। सर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कि जैसे हमने नॉन लाइविंग बीइंग का तो देखा कि जैसे हमारा सुख और हमारा सक्सेस वगैरह, तो सेम थिंग ये लाइविंग चीज पे भी लागू पड़ता है। जैसे चौथे भाव से हम क्या बोला? रिपीट, क्या आपकी आवाज कट गई, क्या बोला ब्रजेश? अभी दोबारा रिपीट करना। जैसे सर चौथे भाव में जो लाइविंग बीइंग है, जैसे माता जी है, 10वें भाव में भी ऐसे कोई ना कोई लाइविंग बीइंग कनेक्टेड होगा, तो उसका भी मैनिफेस्टेशन ऐसे ही भगवत भाव से देख सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हर चीज ब्रजेश, सेकंड जो भी वहां से आ रही है। हाँ हाँ। सेकंड क्वेश्चन इज सर, एक भाव खराब होने से मतलब भगवत भाव में सिर्फ भाव का स्ट्रेंथ देखते हैं कि उस भाव का मैनिफेस्टेशन, अगर ये भाव का बल अच्छा है तो अच्छी तरीके से होगा, इस भाव का बल देखते जी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, अब केमिस्ट्री के लिए अब जब आप कॉलेज में जाते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहला होता है केमिस्ट्री की क्लासरूम,
तो लिखा होता है केमिस्ट्री क्लास। दूसरी होती है केमिस्ट्री की लैब्स, जहां पे जाकर के व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता रहता है और रिजल्ट को निकालता है। तीसरा होता है लाइब्रेरी। 3 फैक्टर होते हैं। अब ज्योतिष में आप इसको 2 फैक्टर मान के चलो कि लाइब्रेरी और क्लासरूम हमने एक ही का बना दिया और हमने उसकी जो लैब है उसको अलग से रख दिया। व्यक्ति सीख कहां से रहा है? उसने थ्योरेटिकल पार्ट कहां से सीखा? क्लास में। लैब में जाके वो एक्सपेरिमेंट करता है, उसको मैनिफेस्ट करो, रिजल्ट कहां पे मिल रहे हैं? उसको रिजल्ट जो उसने सीखा वो क्या लैब में प्रूव हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको रिजल्ट मिलने का स्थान अलग है। ऐसे ही ये ज्योतिष में 10th भाव किसी चीज को शो कर रहा है, पर उसका रिजल्ट कहां मिलेगा, उसको फील कहां से आएगा उस रिजल्ट का? ये फीलिंग फैक्टर है सिर्फ। एक सक्सेसफुल व्यक्ति की वाइफ उसकी 0 इज्जत करती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल तो है, पर वो जब चुपचाप जाके घर में सोएगा तो उसको लगेगा साला तेरी लाइफ 0 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गिरना चाहिए। उसको अपनी सक्सेस 0 फील होगी। मेरा पुत्र। मान लीजिए कोई आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कोई एसपी बन जाता है, कोई आईजी बन जाता है और उसकी वाइफ उसको 0 समझे या उसको डरपोक समझे। अब आईजी की वाइफ आईजी को अगर डरपोक समझेगी तो यार उसकी तो बेचारे उसका आईजी बनना और ना बनना तो 0 हो गया ना। तो ये फीलिंग फैक्टर है कि उसको क्या फील होगा। ऐसे ही चौथे भाव में तमाम लग्जरी है। इसलिए मैंने कहा बाहर के आदमी के लिए तो यू आर लग्जरियस, आप एंजॉय कर रहे हो, यू आर एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ। बढ़िया एलईडी टीवी है, 5-5 लाख के सोफे पड़े हुए हैं आपके घर में, शानदार घर है, सजा हुआ सवरा हुआ, पर जैसे ही आप घर में घुसते हो आपको मेंटल टेंशन हो रही है। मेंटल टेंशन कौन करेगा भाई? घर के परिवार के लोग कर रहे हैं ना। घर में आने के बाद तो आपको सही खाना नहीं मिल रहा, आपको सही रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपको सही रेस्ट नहीं मिल रहा। उसके लिए कुछ तो फैक्टर जिम्मेदार होंगे। अब जो भी जिम्मेवार हैं वो हैं। पानी पिलाएंगे। अब शादी नहीं हुई तो मम्मी भी जिम्मेवार है भाई। सही खाना नहीं मिल रहा मान लो, तो इसका अलावा आपकी मतलब को खाना नहीं बनाना आता, सिंपल सी बात है, हैं? और शादी हो गई तो आपकी वाइफ को खाना बनाना नहीं आता, सिंपल सी बात है। और अगर पत्नी खाना नहीं बनाती तो मेड को खाना बनाना नहीं आता। तो 7th भाव का कारक शुक्र है। इट्स मीन शुक्र में गड़बड़ हो गई। शुक्र भाव देखिए 7th भाव में कोई भी ग्रह पाप ग्रह बैठ जाए वो शुक्र को डिस्टर्ब जरूर करेगा। ऑलवेज रिमेम्बर, कोई भी ग्रह जब भाव में बैठता है तो भाव के कारक भी डिस्टर्ब हो जाता है या खुश हो जाता है, दोनों में से काम हो जाते हैं। ये भी किसी दिन चर्चा करेंगे, है ना। मान लीजिए किसी के 7th भाव में राहु बैठ जाए तो ऑटोमेटिक उसका शुक्र गया, क्योंकि 7th भाव का कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र क्या? इनर हैप्पीनेस, वो अंदर से खुश नहीं रहेगा। सो सिंपल। इरिटेशन रहेगी, उसमें फ्रस्ट्रेशन रहेगा, क्योंकि शुक्र तो खुशी है, हैप्पीनेस है, लाइफ का एंजॉय है, जवानी का जोश है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आप टाइम ज्यादा हो गया, सॉरी। थैंक यू।